नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्रियों के बीच कोविड-19 की स्थिति और टीकाकरण अभियान को लेकर चर्चा जारी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने देश में कोविड-19 वैक्सीन की कमी को खारिज किया। अब तक 9 करोड़ से अधिक टीके लगाए गए। मध्य प्रदेश सरकार ने कोविड के बढ़ते मामलों के मद्देनजर सभी शहरों में सप्ताहांत लॉकडाउन लगाने की घोषणा की। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के चौथे चरण का प्रचार समाप्त। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सेशल्स के राष्ट्रपति ने सेशल्स में कई भारतीय परियोजनाओं का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत और सेशल्स के बीच हिंद महासागर क्षेत्र में मजबूत और गहरी साझेदारी है। भारत और मालदीव आतंकवाद से निपटने के लिए द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने पर सहमत हुए। श्री गुरु तेग बहादुर जी के 400वें प्रकाश पर्व पर देश उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करेगा। खेलों में नेथ्रा कुमानन ओलंपिक के लिए क्वालीफाई करने वाली पहली भारतीय महिला नाविक बनी। और आईपीएल क्रिकेट का 14वां संस्करण कल से चेन्नई में शुरू होगा। समाचार संध्या में नईम अख्तर के साथ मैं अतहर सईद। कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है। श्रोताओं से अपील है कि कोई भी कोताही न बरतें। सुरक्षा के सभी उपायों का पालन करें और 45 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोग निसंकोच टीका लगवाएं। सुरक्षित रहें और 3 आसान उपायों का पालन करें। मास्क पहनें, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय देश में कोविड महामारी से उत्पन्न स्थिति के बारे में सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक कर रहे हैं। ये बैठक हाल में कोविड महामारी के मामलों में तेज बढ़ोतरी को देखते हुए आयोजित की गई है। श्री मोदी इस वर्चुअल बैठक में देश में चलाए जा रहे टीकाकरण अभियान के बारे में भी चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री ने इससे पहले 17 मार्च को सभी मुख्यमंत्रियों के साथ कोविड महामारी से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा की थी। उन्होंने नए मामलों में तेजी पर चिंता व्यक्त की थी और दूसरी लहर को रोकने के लिए तत्काल निर्णायक कदम उठाने का आह्वान किया था। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने आज देश में कोविड टीकों की कमी के दावों को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार स्थिति पर लगातार नजर रखे हुए है और राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों को कोविड टीकों की सप्लाई बढ़ा रही है। अनेक ट्वीट संदेशों में स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि अब तक देशभर में कोविड महामारी की रोकथाम के लिए 9 करोड़ से अधिक खुराक दी जा चुकी हैं। उन्होंने कहा कि सरकार के पास इस समय 4 करोड़ 30 लाख से अधिक खुराक उपलब्ध हैं और इन्हें जल्द राज्यों को भेजा जा रहा है। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि कुछ राज्य कोविड टीकों की कमी को लेकर जो बवंडर खड़ा कर रहे हैं, वो अपनी कमजोरियों को छिपाने की उनकी कोशिश भर है। देश में अब तक 9 करोड़ से अधिक कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। बीते एक दिन में लगभग 30 लाख टीके लगाए गए। भारत विश्व का एकमात्र देश है जहां केवल 82 दिन में ही 9 करोड़ 1,98,000 कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। विश्व में दैनिक रूप से कोविड टीके लगाने के मामले में भारत पहले स्थान पर है, जहां प्रतिदिन औसतन 34 लाख से अधिक टीके लगाए जा रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि पिछले 24 घंटों में कोविड से 1,26,789 लोग संक्रमित हुए। 8 राज्यों महाराष्ट्र, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, दिल्ली, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पंजाब और मध्य प्रदेश में संक्रमितों की संख्या तेजी से बढ़ी है। देश में कल 685 लोगों की कोविड से मृत्यु हुई। इसके साथ ही मृतकों की संख्या 1,66,862 हो गई है। इस समय लगभग 9,10,000 मरीजों का इलाज चल रहा है। देश में स्वस्थ होने की दर घटकर 91.67% रह गई है। कल 59,000 से अधिक रोगी ठीक हुए। इसके साथ ही अब तक 1 करोड़ 18 लाख से अधिक रोगी कोरोना मुक्त हो चुके हैं। केंद्र सरकार द्वारा गठित उच्च स्तरीय दलों ने आज महाराष्ट्र के कई जिलों का दौरा कर कोविड महामारी से उत्पन्न स्थिति की समीक्षा की। केंद्र के ये दल राज्य के स्वास्थ्य विभाग और स्थानीय अधिकारियों को महामारी की निगरानी, नियंत्रण और रोकथाम के उपायों में मदद करने के लिए गए हैं। हमारी संवाददाता ने बताया है कि ये दल महाराष्ट्र के 30 जिलों का दौरा करने वाले हैं। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस से प्रभावित रोगियों की बढ़ती संख्या की पृष्ठभूमि में केंद्र द्वारा स्थापित स्वास्थ्य दलों ने आज राज्य के विभिन्न जिलों का दौरा किया और जिला अधिकारियों के साथ चर्चा भी की। शहर की मौजूदा स्थिति का आकलन करने के लिए मुंबई में एक केंद्रीय दल ने बीकेसी के कोविड-19 टीकाकरण केंद्र का दौरा किया। अलग अलग दलों ने सांगली, सोलापुर, धुले, नांदेड़, बीड, बुलढाना और यवतमाळ जिलों का भी दौरा किया।
स्वास्थ्य दलों ने इन जिलों में जिला अस्पतालों, टीकाकरण केंद्रों, कोविड देखभाल केंद्रों का दौरा किया। इसके अलावा कोविड अस्पतालों में उपलब्ध बिस्तरों, ऑक्सीजन के बिस्तर, आईसीयू यूनिट, वेंटिलेटर आदि का भी निरीक्षण किया। उन्होंने ऑक्सीजन की आपूर्ति, दवाओं की आपूर्ति आदि की भी समीक्षा की। आकाशवाणी से बात करते हुए आज धुले का दौरा करने वाली केंद्रीय टीम के सदस्यों में से एक डॉक्टर आरपी सैनी ने कहा, जो कोविड के जैसे केसेस बढ़ रहे हैं, एज ए टीम लॉन्ग विद डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज के साथ कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे और इसके लिए अवेयरनेस करने के बाद टू रिड्यूस ऑल दीज इश्यूज रिलेटेड टू हाउ टू इम्प्रूव द कंडीशंस इन टॉयलेट्स। इस बीच केंद्र ने आज महाराष्ट्र को 17 लाख कोविड-19 टीके उपलब्ध करवाए। स्वीटी जैन, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य सरकार ने कल शाम 6 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक राज्य के सभी शहरों में लॉकडाउन की घोषणा की है। सभी अधिकारियों को इस संबंध में निर्देश दिए गए हैं। सभी जिलों के संकट प्रबंध समूहों को अपने अपने जिलों में कोविड मरीजों की बढ़ती संख्या और परिस्थितियों के मद्देनजर आवश्यक तथा उचित निर्णय लेने के लिए तुरंत बैठक आयोजित करने का निर्देश दिया गया है। एक रिपोर्ट। कोरोना संक्रमण की स्थिति को देखते हुए बड़े शहरों में कंटेनमेंट एरिया बनाए जा रहे हैं। प्रदेश में बिस्तरों की संख्या 36,000 से बढ़ाकर 1 लाख की जा रही है। प्रत्येक जिले में कोविड केयर सेंटर स्थापित किया जा रहा है। शासकीय चिकित्सालयों के साथ निजी अस्पतालों का सहयोग भी लिया जा रहा है। इससे पहले सरकार ने कोविड संक्रमण पर प्रभावी रोकथाम के लिए छत्तीसगढ़ राज्य से आने जाने वाली यात्री बस वाहनों का परिवहन 15 अप्रैल तक के लिए स्थगित कर दिया है। प्रदेश के जिन जिलों में ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना का प्रभाव बढ़ रहा है, वहां किल कोरोना द्वितीय अभियान प्रारंभ किया जाएगा। इसके अंतर्गत घर घर जाकर सर्वे करते हुए संभावित मरीजों का पता लगाया जाएगा। आयुष्मान भारत योजना के हितग्राहियों का सभी पात्र अस्पतालों में निःशुल्क इलाज किया जा रहा है। पूजा पी वर्धन, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। उत्तराखंड में कोविड-19 मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT रुड़की में 89 छात्रों के कोविड संक्रमित होने के बाद 5 छात्रावासों को सील कर दिया गया है। अन्य छात्रावासों में रह रहे छात्रों को भी आइसोलेशन में रखा गया है। वन अनुसंधान संस्थान देहरादून के 14 प्रशिक्षु अधिकारियों के कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद संस्थान को 10 दिन के लिए आम जनता के लिए बंद कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ में कोरोना के बढ़ते मरीजों को देखते हुए प्रशासन ने रायपुर जिले में कल से पूर्ण लॉकडाउन लगाने का निर्णय लिया है। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि ये लॉकडाउन 19 अप्रैल तक जारी रहेगा। छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में 10 दिनों तक चलने वाले लॉकडाउन के दौरान जिले की सीमाओं को सील कर दिया जाएगा। जिले में प्रवेश केवल ई पास के जरिए मिलेगा। सभी व्यापारिक प्रतिष्ठानों के अलावा शासकीय और निजी कार्यालयों के साथ ही बैंक और शैक्षणिक संस्थाएं भी बंद रहेंगी। सभा, जुलूस और किसी भी प्रकार के धार्मिक तथा सामाजिक आयोजन नहीं हो सकेंगे। केवल पेट्रोल पंप, दवा दुकानों और रसोई गैस एजेंसियों को इन प्रतिबंधों से छूट रहेगी। कोरोना संक्रमण के मद्देनजर छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय और रायपुर, दुर्ग तथा बिलासपुर के जिला तथा सत्र न्यायालयों में केवल जरूरी मामलों की सुनवाई की जाएगी। हाईकोर्ट में वर्चुअल सुनवाई की व्यवस्था भी की गई है। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर। गुजरात में कल कोविड संक्रमण के 3,575 नए मामलों की पुष्टि हुई है। 2,217 रोगियों को स्वस्थ होने के बाद विभिन्न अस्पतालों से छुट्टी दे दी गई है। बिहार में कोविड से संक्रमित लोगों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। कल रिकॉर्ड 1,527 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई। 522 संक्रमित व्यक्ति पटना में पाए गए। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के कुछ जिलों में रात का कर्फ्यू लगाने का निर्णय लिया है। ये जिले हैं लखनऊ, वाराणसी, कानपुर और प्रयागराज। रात का कर्फ्यू आज से लागू होगा और हर जिले में इसका समय अलग अलग होगा। उत्तर प्रदेश में गौतम बुद्ध नगर जिला प्रशासन ने 17 अप्रैल तक रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू लगाने की घोषणा की है। प्रशासन ने ये फैसला कोविड की वर्तमान स्थिति पर समीक्षा बैठक के बाद लिया है। कर्फ्यू के दौरान आवश्यक वस्तुओं और चिकित्सा सेवाओं को छूट रहेगी। कोचिंग संस्थानों सहित सभी सरकारी निजी शिक्षण संस्थानों को 17 अप्रैल तक खोलने की अनुमति नहीं होगी। प्रायोगिक सहित सभी परीक्षाएं निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार आयोजित होंगी। ओडिशा सरकार ने कोविड के बढ़ते रोगियों को देखते हुए आज से कक्षा 9वीं और 11वीं के विद्यार्थियों के लिए कक्षाएं निलंबित कर दी हैं। हालांकि कक्षा 10 और 12 के विद्यार्थियों के लिए 25 अप्रैल तक कक्षाएं चलती रहेंगी। इस बीच नई दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स में आज से ओपीडी सेवा स्थगित कर दी गई है। वैसे मरीज जिन्होंने पहले से ही चिकित्सक को दिखाने का समय ले रखा है, उन्हें चिकित्सा सेवा प्रदान की जाएगी। एम्स ने दिल्ली में कोविड संक्रमण में लगातार हो रही वृद्धि के मद्देनजर ये फैसला लिया है।
लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज के न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर राजेंद्र कुमार धमीजा ने कहा है कि कोविड-19 पर काबू पाने के लिए सभी लोगों को वैक्सीन लेनी चाहिए। एक विशेष कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि कोविड-19 पर नियंत्रण के कई तरीके हैं जिनका इस्तेमाल किया जाना चाहिए। लोगों में आगे बढ़कर टीका लगवाना चाहिए। अभी भी बहुत कम लोगों ने टीका लगवाया है। 60 to 70% जब तक लोगों को टीका नहीं लगता है या नेचुरल इन्फेक्शन नहीं आती है, तब तक कोरोना पर काबू पाना मुश्किल है और हम उसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। सरकार अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है कि जितने से जितने ज्यादा और जल्दी लोगों को टीका लगे, उतनी जल्दी ही हम इम्यून कर पाएं या प्रोटेक्ट कर पाएं। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के चौथे चरण का प्रचार अभियान आज शाम समाप्त हो गया। सभी राजनीतिक दलों के प्रमुख नेताओं ने अपने अपने उम्मीदवारों के समर्थन में प्रचार करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। 5 जिलों की 44 सीटों के लिए कल वोट डाले जाएंगे। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के चौथे चरण का प्रचार अभियान आज अलीपुरद्वार और कूचबिहार जिलों में समाप्त हो गया है। इस चरण में उत्तर बंगाल के 2 जिलों में कुल 14 सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा सहित कई वरिष्ठ नेताओं ने उत्तर बंगाल में मतदाताओं को लुभाने के लिए प्रचार किया। सरकारी सूत्रों ने बताया कि शनिवार को मतदान के दौरान मास्क पहनने, थर्मल स्क्रीनिंग सहित सभी कोविड मानकों और दिशा निर्देशों का पालन किया जाएगा। अलीपुरद्वार जिले के 12 लाख से अधिक मतदाता कुल 42 उम्मीदवारों के राजनीतिक भाग्य का फैसला करेंगे। कुल उम्मीदवारों में से 3 महिला उम्मीदवार मैदान में हैं। बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस ने अलीपुरद्वार जिले की सभी 5 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं। कांग्रेस 2 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, जबकि संयुक्त मोर्चा के बाकी हिस्सेदार 3 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। सभी चुनाव लड़ने वाले दलों के वरिष्ठ नेताओं ने अपने अपने उम्मीदवारों के लिए मतदाताओं को लुभाने की हर संभव कोशिश की। यहाँ के चाय श्रमिकों का विकास, एसटी का दर्जा देना और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो राजनीतिक दलों द्वारा चुनाव अभियान के समय उठाया गया। मानस प्रतिम शर्मा, आकाशवाणी समाचार, अलीपुरद्वार। भारतीय जनता पार्टी ने महाराष्ट्र सरकार पर आरोप लगाया है कि वो पुलिस की मदद से राज्य में भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रही है। पार्टी ने कहा कि भ्रष्टाचार महाविकास अघाड़ी के नेतृत्व वाली सरकार की पहचान बन गया है। आज नई दिल्ली में पत्रकारों से बातचीत में भाजपा के वरिष्ठ नेता प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि स्पष्ट हो गया है कि महाविकास अघाड़ी वास्तव में महावसूली अघाड़ी है। महाविकास आघाड़ी, लेकिन अब साबित हो गया कि ये महावसूली आघाड़ी है। और इनका कॉमन मिनिमम प्रोग्राम क्या है? पुलिस के द्वारा पैसे इकट्ठा करो, लूटो और वसूली करो, और इसीलिए सब दल इकट्ठा है। दिस गवर्नमेंट नीड्स टू आंसर मेनी क्वेश्चंस। लूट के सिवाय आपके यहाँ क्या चल रहा है? और इस लूट के लिए अगर आप सत्ता में आए हैं तो जनता को भी अपनी ताकत दिखानी पड़ती है। मैं मांग करता हूँ कि महाराष्ट्र की सरकार को अब सत्ता में रहने का जरा भी अधिकार नहीं है, उनको तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। महाराष्ट्र में कोविड-19 के टीकों की कमी के कथित दावों पर श्री जावड़ेकर ने आरोप लगाया कि राज्य प्रशासन द्वारा कोई योजना नहीं बनाने के कारण महाराष्ट्र में 5 लाख से अधिक टीके बर्बाद हो गए। श्री जावड़ेकर ने कहा कि महाराष्ट्र में वैक्सीन की 23 लाख खुराकों का भंडार है, जो 5 से 6 दिनों के लिए पर्याप्त है। उच्चतम न्यायालय ने आज महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें उनके खिलाफ सीबीआई की प्रारंभिक जांच की इजाजत देने के बंबई उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी गई थी। अपने आदेश में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि इस मामले में शामिल लोगों की किसी स्वतंत्र एजेंसी से जांच की आवश्यकता है। न्यायालय ने कहा कि उच्च न्यायालय ने प्रारंभिक जांच के आदेश दिए हैं और वो इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी। उच्चतम न्यायालय ने यह भी कहा कि ये केवल प्रारंभिक जांच है और अगर इसमें किसी वरिष्ठ अधिकारी ने वरिष्ठ मंत्री के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए हैं तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है।
न्यायालय ने कहा कि अनिल देशमुख ने तत्काल इस्तीफा नहीं दिया था, बल्कि उच्च न्यायालय द्वारा जांच का निर्देश दिए जाने के बाद उन्होंने इस्तीफा दिया। इसका मतलब ये हुआ कि गृह मंत्री कुर्सी नहीं छोड़ना चाहते थे। अनिल देशमुख की ओर से पैरवी करते हुए सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने दलील दी कि कोई व्यक्ति कोई भी आरोप लगा सकता है। सोमवार को बंबई उच्च न्यायालय ने मुंबई पुलिस के पूर्व आयुक्त परमवीर सिंह द्वारा अनिल देशमुख के खिलाफ लगाए गए आरोपों की सीबीआई से जांच की इजाजत दे दी थी। इसके एक दिन बाद अनिल देशमुख और महाराष्ट्र सरकार ने उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर कर दलील दी थी कि उच्च न्यायालय ने निर्धारित कानून प्रक्रिया का पालन नहीं किया। न्यायालय ने इस मामले में प्रारंभिक जांच पूरी करने के लिए सीबीआई को 15 दिन का समय दिया है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्रियों के बीच कोविड-19 की स्थिति और टीकाकरण अभियान को लेकर चर्चा जारी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने देश में कोविड-19 वैक्सीन की कमी को खारिज किया। अब तक 9 करोड़ से अधिक टीके लगाए गए। मध्य प्रदेश सरकार ने कोविड के बढ़ते मामलों के मद्देनजर सभी शहरों में सप्ताहांत लॉकडाउन लगाने की घोषणा की। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के चौथे चरण का प्रचार समाप्त। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सेशल्स के राष्ट्रपति ने सेशल्स में कई भारतीय परियोजनाओं का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत और सेशल्स के बीच हिंद महासागर क्षेत्र में मजबूत और गहरी साझेदारी है। भारत और मालदीव आतंकवाद से निपटने के लिए द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने पर सहमत हुए। श्री गुरु तेग बहादुर जी के 400वें प्रकाश पर्व पर देश उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करेगा। खेलों में नेथरा कुमानन ओलंपिक के लिए क्वालीफाई करने वाली पहली भारतीय महिला नाविक बनी और आईपीएल क्रिकेट का 14वां संस्करण कल से चेन्नई में शुरू होगा। सरकार देश में प्रत्येक ग्रामीण परिवार को पाइप लाइनों के जरिए स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के लिए इस वित्त वर्ष में 1 लाख करोड़ से अधिक की राशि का निवेश करने की योजना बना रही है। जल शक्ति मंत्रालय ने बताया है कि इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए इसी तरह का निवेश 3 साल तक करना होगा। जल शक्ति मंत्रालय ने यह भी बताया है कि कल से वार्षिक कार्य योजनाओं को अंतिम रूप देने के लिए परियोजनाओं की संयुक्त समीक्षा की तैयारियां भी पूरी हो चुकी हैं। ये कार्य योजनाएं राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा 100% परिवारों को पाइपलाइनों के जरिए पीने का पानी उपलब्ध कराने के लिए बनाई गई हैं। 2019 में जल जीवन मिशन के शुभारंभ के बाद से देश में 7 करोड़ 30 लाख से अधिक ग्रामीण परिवारों को पाइपलाइनों के जरिए स्वच्छ पेयजल मिलने लगा है। उच्चतम न्यायालय ने आज कहा कि जम्मू में हिरासत में लिए गए रोहिंग्या लोगों को निर्धारित प्रक्रिया का पालन किए बिना म्यांमार वापस नहीं भेजा जाएगा। प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति एसके बोबडे की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने उस याचिका की सुनवाई करते हुए ये आदेश सुनाया जिसमें जम्मू में हिरासत में रखे गए रोहिंग्या लोगों को तत्काल रिहा करने और केंद्र सरकार को उन्हें म्यांमार वापस भेजने से रोकने का आदेश देने को कहा गया था। केंद्र ने इससे पहले याचिका का ये कहते हुए विरोध किया था कि देश को अवैध घुसपैठियों के रहने का ठिकाना नहीं बनाया जा सकता। याचिका का विरोध करते हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दलील दी कि असम में रोहिंग्या लोगों को लेकर इसी तरह की एक याचिका 2018 में खारिज कर दी गई थी क्योंकि याचिकाकर्ता ने तथ्यों को छुपाया था। उन्होंने ये भी कहा कि रोहिंग्या लोगों का प्रत्यार्पण कानूनी प्रक्रिया के जरिए किया जा रहा है और इसे संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार का उल्लंघन नहीं होता। याचिकाकर्ता की ओर से पैरवी करते हुए एडवोकेट प्रशांत भूषण ने पिछले साल अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के एक आदेश का जिक्र किया। सीनियर एडवोकेट हरीश साल्वे ने जम्मू कश्मीर प्रशासन की ओर से पैरवी करते हुए तर्क दिया था कि भारत ने इस संबंध में किसी अंतर्राष्ट्रीय संधि पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। सुनवाई के दौरान प्रधान न्यायाधीश ने म्यांमार में रोहिंग्या लोगों के लिए खतरे की बात मौखिक रूप से स्वीकार की, लेकिन ये भी कहा कि न्यायालय इस संबंध में कुछ नहीं कर सकता। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत और सेशल्स हिंद महासागर क्षेत्र के 2 ऐसे देश हैं जिनके बीच मित्रता के मजबूत संबंध और गहरी साझेदारी है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में सबकी सुरक्षा और विकास के लिए भारत की सागर परिकल्पना का केंद्र बिंदु सेशल्स है। सेशल्स के राष्ट्रपति वेवेल रामकलावन के साथ भारत की सहायता से चलाई जा रही परियोजनाओं का वर्चुअल तरीके से उद्घाटन करते हुए श्री मोदी ने ये बात कही। India and Seychelles share a strong and a vital partnership in the Indian Ocean neighborhood. Seychelles is a central to India's vision of Sagar
security and growth for all in the region. India is honored to be a partner of Seychelles in the development of its security capabilities and in meeting its infrastructure and developmental needs. श्री मोदी ने कहा कि जरूरत के समय भारत ने अपने पड़ोसी देशों की मदद की है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सेशल्स पहला अफ्रीकी देश है जिसे भारत में बने कोविड टीके मिले हैं। India is honored to have played the role of a strong partner of Seychelles in its fight against COVID pandemic. During times of need, we were able to supply essential medicines and 50,000 doses of made in India vaccine to Seychelles. Seychelles was the first African country to receive the made in India COVID-19 vaccines. I wish to assure President Ramkalawanji that India will continue to stand firmly with Seychelles in its efforts for post-COVID economic recovery. प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत को इस बात की बड़ी प्रसन्नता है कि उसने सेशल्स की अदालत के नए भवन के निर्माण में अपना योगदान किया। उन्होंने कहा कि अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त ये इमारत कोविड महामारी के प्रकोप के दौरान पूरी की गई है। श्री मोदी ने कहा कि भारत सेशल्स की समुद्री सुरक्षा को सुदृढ़ करने को वचनबद्ध है। उन्होंने कहा कि भारत ने सेशल्स के तटरक्षक बल को एक नया अत्याधुनिक भारत में निर्मित गश्ती पोत उपलब्ध कराया है। India is committed to strengthening the maritime security of Seychelles. Today, we are handing over a new state-of-the-art, made in India, fast patrol vessel to the Seychelles Coast Guard. This vessel will help Seychelles to protect its maritime resources. Climate change poses a special threat to island countries. Therefore, I am happy that today we are handing over a 1 megawatt solar power plant in the Seychelles built with India's assistance. श्री मोदी ने कहा कि श्री वेवल राम कलावन भारत के सपूत हैं और उनके पूर्वज बिहार के गोपालगंज के रहने वाले थे। उन्होंने कहा कि न सिर्फ बिहार के लोगों को उन पर गर्व है, बल्कि सभी भारतीय श्री राम कलावन की उपलब्धियों पर गर्व महसूस करते हैं। श्री मोदी ने कहा कि राष्ट्रपति के रूप में उनका चुना जाना जनसेवा के प्रति उनके समर्पण का प्रतीक है। अपने भाषण में राष्ट्रपति राम कलावन ने कहा कि भारत उनके देश का एक भरोसेमंद और विश्वसनीय सहयोगी है, जिसने हमें कभी निराश नहीं किया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान उच्च प्रभाव वाली 10 सामुदायिक विकास परियोजनाएं सेशल्स को सौंपी गईं। ये परियोजनाएं सेशल्स में भारत के उच्चायोग द्वारा स्थानीय निकायों, शिक्षा संस्थाओं और व्यावसायिक संस्थानों के सहयोग से लागू की जा रही हैं। भारत और मालदीव ने सीमा पार से फैलाए जाने वाले आतंकवाद सहित आतंकवाद के तमाम रूपों की निंदा की है। दोनों देशों ने आतंकवाद से निपटने में द्विपक्षीय सहयोग को सुदृढ़ करने पर भी सहमति व्यक्त की है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने बताया है कि भारत और मालदीव के बीच पहली आतंकवाद निरोधक वार्ता आज नई दिल्ली में आयोजित की गई। उन्होंने कहा कि दोनों पक्षों ने इस बात पर जोर दिया कि दुनिया के तमाम देशों को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि आतंकवादियों के खिलाफ पक्के तौर पर निर्णायक कार्रवाई हो, ताकि वो अपने कब्जे वाले इलाके से दूसरे देशों पर हमले न कर सकें। भारत और श्रीलंका के पुलिस प्रमुखों के बीच शिष्टमंडल स्तर की वार्ता आज वर्चुअल तरीके से आयोजित की गई। भारतीय शिष्टमंडल का नेतृत्व आईबी के प्रमुख अरविंद कुमार ने किया, जबकि श्रीलंका की ओर से पुलिस महानिरीक्षक सीडी विक्रम रत्ने ने अपने देश के शिष्टमंडल की अगुवाई की। मादक पदार्थों का अवैध कारोबार करने वालों और समुद्री मार्गों में संगठित अपराधियों के खिलाफ जारी कार्रवाई के लिए दोनों देशों ने एक दूसरे की सराहना की। भारत और श्रीलंका के बीच पुलिस प्रमुखों की वार्ता की इस प्रणाली से दोनों देशों के पुलिस संगठनों के बीच वर्तमान सहयोग को और सुदृढ़ करने में मदद मिलेगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कल नई दिल्ली में कजाकिस्तान के रक्षा मंत्री लेफ्टिनेंट जनरल नूरलान येरमेकबायेव के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। कजाकिस्तान के रक्षा मंत्री 4 दिन की भारत यात्रा पर हैं। अमरीकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की पहल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 22 और 23 तारीख को विश्व नेताओं के साथ अंतर्राष्ट्रीय जलवायु शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। संवाददाताओं के प्रश्नों के उत्तर में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि जलवायु से संबंधित अमरीकी राष्ट्रपति के विशेष दूत जॉन कैरी की यात्रा अमरीका द्वारा आयोजित किए जा रहे इस शिखर सम्मेलन की तैयारी के सिलसिले में थी। श्री बागची ने कहा कि अमरीकी राष्ट्रपति के विशेष दूत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच, खासतौर पर 2030 तक नवीकरणीय ऊर्जा के जरिए 450 गीगावाट बिजली पैदा करने के भारत के महत्वाकांक्षी लक्ष्य की सराहना की। Given our complementary strengths, Prime Minister and Special Envoy Kerry agreed to collaborate on a 2030 agenda with focus on clean and green energy
through enhancing availability of climate finance, building resilient infrastructure, energy storage, and green hydrogen. The Indian side briefed him about our wide-ranging efforts to meet commitments under the Paris Agreement and our efforts to reduce emissions, and India's lead in multilateral initiatives such as the International Solar Alliance and the Coalition of Disaster Resilient Infrastructure. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि महान सिख गुरुओं की परंपरा अपने आप में एक संपूर्ण जीवन दर्शन है। उन्होंने कहा कि गुरु तेग बहादुर जी का 400वां प्रकाश पर्व एक आध्यात्मिक अवसर है और इसका आयोजन हमारा राष्ट्रीय दायित्व है। श्री गुरु तेग बहादुर जी के 400वें प्रकाश पर्व के सिलसिले में उच्च स्तरीय स्मारक समिति की बैठक की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अध्यक्षता करते हुए आज श्री मोदी ने ये बात कही। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार के लिए ये बड़े सौभाग्य की बात है कि उसे श्री गुरु नानक देव जी के 550वें प्रकाश पर्व, श्री गुरु तेग बहादुर जी के 400वें प्रकाश पर्व और श्री गुरु गोविंद सिंह जी के 350वें प्रकाश पर्व के आयोजन का सुअवसर मिला है। श्री मोदी ने कहा कि नई पीढ़ी को गुरु जी के बताए रास्ते के बारे में जानकारी देना बहुत जरूरी है और ये कार्य डिजिटल साधनों से बखूबी किया जा सकता है। सिख समुदाय के लोगों और गुरुद्वारों द्वारा विश्व भर में की जाने वाली सामाजिक सेवा की प्रशंसा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि सिख परंपरा के इस पहलू के बारे में समुचित अनुसंधान और प्रलेखन करने की आवश्यकता है। गृह मंत्री अमित शाह ने बैठक में कहा कि श्री गुरु तेग बहादुर जी के संदेश को जन जन तक पहुंचाने के लिए सामूहिक प्रयास किए जाने चाहिए। बैठक में पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश, राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और हरियाणा, पंजाब, राजस्थान के मुख्यमंत्रियों, शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति अमृतसर के अध्यक्ष सांसद सुखबीर सिंह बादल, सुखदेव सिंह ढींढसा, पूर्व सांसद तारलोचन सिंह, अमूल के प्रबंध निदेशक आर.एस. सोढ़ी, जाने माने विद्वान अमरजीत सिंह ग्रेवाल सहित अनेक गणमान्य लोगों ने हिस्सा लिया। बैठक में भाग लेने वाले प्रतिभागियों ने श्री गुरु तेग बहादुर जी के 400वें प्रकाश पर्व के भव्य आयोजन के लिए प्रधानमंत्री की सोच के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा के लिए श्री गुरु तेग बहादुर जी द्वारा किए गए योगदान और बलिदान का भी इस अवसर पर स्मरण किया। प्रतिभागियों ने 400वें प्रकाश पर्व के सिलसिले में अनेक सुझाव और जानकारियां दी और कहा कि गुरु जी के जीवन के विभिन्न पहलुओं के बारे में लोगों को जानकारी दी जानी चाहिए। संस्कृति सचिव ने प्रकाश पर्व के सिलसिले में अब तक प्राप्त हुए सुझावों के बारे में एक प्रेजेंटेशन भी प्रस्तुत किया। समाचार कक्ष से दीपिका शर्मा। और अब खेल खबरों के साथ हैं सिद्धार्थ सिंह। भारत की शीर्ष महिला नाविक निथा कुमानन ने मुसाना ओपन चैंपियनशिप के लेजर रेडियल इवेंट में शीर्ष पर रहते हुए टोक्यो ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई कर लिया है। 23 साल की निथा ओलंपिक्स में क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला नाविक बन गई हैं। इस बीच भारत और अर्जेंटीना के बीच ब्यूनस आयर्स में हॉकी का दूसरा अभ्यास मैच 4-4 से ड्रॉ पर समाप्त हुआ। पहले अभ्यास मैच में भारत ने अर्जेंटीना को 4-3 से हराया था। भारत और बेलारूस के बीच हुए मैत्री महिला फुटबॉल मैच में आज बेलारूस ने भारत को 2-1 से हरा दिया। इससे पहले टीम इंडिया को उज्बेकिस्तान के हाथों भी 0-1 से हार का सामना करना पड़ा था। उधर आईपीएल 2020 क्रिकेट टूर्नामेंट कल से चेन्नई में शुरू हो रहा है। पहले मैच में मौजूदा चैंपियन मुंबई इंडियंस का सामना रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर से होगा। कोविड के मामलों की बढ़ती संख्या को देखते हुए मैच दर्शकों के बिना खेले जाएंगे। सिद्धार्थ सिंह, स्पोर्ट्स डेस्क। पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि कोविड-19 के प्रभावी प्रबंधन के लिए पूर्वोत्तर राज्यों में स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ाने के लिए 250 करोड़ रुपए से अधिक की राशि की मंजूरी दी गई है। डॉक्टर सिंह ने आज नई दिल्ली में मंत्रालय के लिए संसदीय सलाहकार समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि कोष ने कोविड-19 और दूसरे संक्रामक रोगों के प्रबंधन के लिए बुनियादी ढांचा विकसित करने में बहुत मदद की है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्रियों के बीच कोविड-19 की स्थिति और टीकाकरण अभियान को लेकर चर्चा जारी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने देश में कोविड-19 वैक्सीन की कमी को खारिज किया। अब तक 9 करोड़ से अधिक टीके लगाए गए। मध्य प्रदेश सरकार ने कोविड के बढ़ते मामलों के मद्देनजर सभी शहरों में सप्ताहांत लॉकडाउन लगाने की घोषणा की। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के चौथे चरण का प्रचार समाप्त। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सेशल्स के राष्ट्रपति ने सेशल्स में कई भारतीय परियोजनाओं का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत और सेशल्स के बीच हिंद महासागर क्षेत्र में मजबूत और गहरी साझेदारी है। भारत और मालदीव आतंकवाद से निपटने के लिए द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने पर सहमत हुए। श्री गुरु तेग बहादुर जी के 400वें प्रकाश पर्व पर देश उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करेगा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड महामारी के तेजी से बढ़ते मामलों पर कारगर रोक लगाने के लिए माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया है। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।